लाइव जाना हो तो स्टार्ट स्ट्रीमिंग, तो इसके अंदर एक होस्टिंग की है। क्या उसका अस्तित्व, क्या उसका मुकाम है, आज तुम जान ही लो कि क्या उसकी पहचान है। भोर में खिलता आफताब है, निशा में महका खराब है, नींद में छुपती अग्नि है, पापों में तकती ठंडी है। नव निर्माण की ओर वो स्रोत है, पवित्रता की वो ज्योत है। वो एक ही नहीं अनेक किरदार है, वो है, यही उसकी पहचान है। सम्मानित मंच, उपस्थित अतिथिगण, मेरा नमस्कार। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर नीलिमा वर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपकी वजह से मैम मुझे इतने सुंदर नगरी में आने के अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा पहला विजिट है, यहाँ पे मैं प्रथम बार आ रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है आप सब लोगों से मिलके कि मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। मुझे अपने घर आए जैसा फीलिंग आ रहा है, सब अपने अपने लोग लग रहे हैं। तो शायद ये नगरी की वो खासियत है कि ये आप बाहर से आए हुए सब लोगों को अपना कर लेते हैं। थर्ड से women are increasingly seen by both men and women as active agents of change. The dynamic promoters of social transformation that can alter lives of both women and men. ये नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन जी ने कहा है, और वैसे ही हमारे पूर्व न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम.वी. रमन्ना कहते हैं कि एक प्रगतिशील राष्ट्र की निशानियां में से एक इसकी महिला आबादी की स्थिति है। नेक्स्ट स्लाइड। एक सशक्त महिला ही सशक्त समाज दे सकते हैं। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं तो हम लोग क्या मतलब समझते हैं जब हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं? महिला सशक्तिकरण मतलब अगर बहुत सादी सी सरल सी भाषा में कहा जाए तो अपने जीवन संबंधित जो भी निर्णय है वो अपने आप खुद ले सके, कितनी वो सशक्त हो, वो उतना उसमें उसको वो उस चीज के बारे में जानकारी हो एंड उसका सर्वांगीण विकास हो, तभी वो इस तरह की चीजें कर सकती है। नेक्स्ट। एंड इसीलिए अब जब हम ये कहते हैं कि हमें महिला सशक्तिकरण करना है, अर्थात क्या करना है और कैसे करना है, तो महिला के व्यक्तित्व का पूर्णत्व रूप से विकास करना ही हम उसको सशक्तिकरण कह सकते हैं। अब ये सशक्तिकरण क्योंकि होलिस्टिक है तो इसमें उसकी सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि उसकी आर्थिक सशक्तिकरण है, फिर उसका विज्ञान और टेक्नोलॉजी में प्रायोगिकी से रिलेटेड है, फिर उससे हेल्थ से रिलेटेड है, शिक्षा से संबंधित है, सोशल है, एंड अर्थात कानूनी भी उसको हम किस तरह से सशक्त कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी डायमेंशंस है, ये सारी चीज़ों से जब हम उसको सशक्त करेंगे तब उस टाइम पे हम उस समय हम ये कह पाएंगे कि हमने नारी को पूर्णतः सशक्त किया है। अभी SDGs जो है, जो कि हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो जो हमें 2030 तक हमें अचीव करना है, तो ये उसमें भी SDG 5 जो है that is speaking about gender equality and empower all women and girls globally। तो ये एक हमारा लक्ष्य है जो हमें प्राप्त करना है, और ये करते वक्त हमें जेंडर इक्वालिटी और जिसे हम लैंगिक समानता कहते हैं वो हमने अचीव करनी है। अब ये करते समय क्योंकि लैंगिक समानता जो है वो एक बुनियादी अधिकार है, बुनियादी मानवाधिकार है। तो ये जब हम अचीव करना चाहते हैं तो हमारे सामने चुनौतियाँ क्या है? तो हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, कई असमानता कई जगह पे हो जाती है, तो उसे हम दूर करते हुए आगे जाए, ये एक मेजर चुनौती हमारे सामने है। दूसरा ये है कि राजनीतिक और आर्थिक निर्णय जहाँ लिए जाते हैं, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया हो रही
है उस प्रक्रिया में भी नारी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि जब उसको ग्रास रूट लेवल से प्रतिनिधित्व मिलेगा वो पॉलिटिकल फोरम्स पे अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाएगी, तो उस समय वो एम्पावरमेंट, वो जो सशक्तिकरण है वो हम कर पाएंगे। अभी जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो एक कन्वेंशन है जिसको हम कहते हैं सीडॉ, दैट इज द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स अगेंस्ट वीमेन। तो ये जो कन्वेंशन है इसने डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा दी है, एंड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा देते वक्त उसने एक ही चीज कही है कि जहाँ पे भी द एक्सक्लूजन या डिस्टिंक्शन या कोई भी रेस्ट्रिक्शन इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कि जस्ट आप महिला है करके अमुक या एक चीज नहीं हो सकती है, तो दैट इज व्हाट दे डिफाइंड एज डिस्क्रिमिनेशन। बहुत डिटेल में मैं उस परिभाषा में नहीं जाऊंगी, बट एक आमतौर पे समझने के लिए ये उसका आधार है। तो जब हम लैंगिक समानता पर की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ये उसमें उसका मूल आधार ये है कि डिस्टिंक्शन या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसका आधार अगर सेक्स है देन दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। बट देन हम आगे एक और एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे आते हैं कि ये जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ये क्या मिथक है या ये वास्तविकता है। तो इसका ही, क्योंकि यहाँ पे भी अभी जैसे हमने शुरुआत से कई वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य किए एंड हर किसी ने नारी की बहुत तारीफ की है, बहुत हमने ये कहा है कि नारी खुद ही शक्ति है, पर उसके बाद भी हम जानते हैं कि आज हम लोग 2023 में हैं, फिर भी हम लोग नारी सशक्तिकरण की संगोष्ठी करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम उस पे शोध पत्र निकालते हैं, शोध निबंध लिखते हैं। तो इसका एक ही मीनिंग है कि वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, बट मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे, ऑल्दो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसा नहीं कहूँगी कि हम सब पूरा समान पहुंच गए हैं, समानता मिल गई है, बट मैं डेफिनेटली मैं बहुत आशावादी हूँ, इसलिए मैं ये मानती हूँ कि जहाँ हम थे, क्योंकि जब भी हम कोई भी परिवर्तन की बात करते हैं तो कुछ तो हमें एक यार्डस्टिक रखनी पड़े कि हम कहाँ थे और कहाँ तक आए, तभी हम कह सकते हैं कि हम बहुत लंबी दूरी तय की है। अदरवाइज अगर वो हम नहीं रखेंगे, कोई ग्राउंड जीरो कहीं नहीं रखेंगे, तो फिर वो जरा मूल्यांकन करने में हमें दिक्कत आएगी। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि अगर हम अपना प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इसमें अगर हम तुलना करते हैं तो हम नेचुरली हम काफ़ी आगे आए हैं। ये है एक ग्राफ है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दिया है। इंडिया में आज के डेट में हम लोग ने वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 62.9%, मतलब हम लोग करीबन 63% दूरी मिटाने में सक्सेसफुल हुए हैं, पर सफल हुए हैं, पर अभी भी एज आई सेड कि हमने काफ़ी दूर जाना है, क्योंकि ये गैप, क्योंकि हम जब ये तुलना करना चाहते हैं कि ये वास्तविकता है क्या, तो वास्तविकता है क्या, ये सवाल मुझे और मेरे मन में इसलिए आता है क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि वीमेन जो है, नारी जो है, वो अनेक जगह पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। उसको शी इज डिनाइड एक्सेस एट मेनी टाइम्स, एट टाइम्स शी इज नॉट गिवन इक्वल पे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी असमानताएं जो है वो हम देखते हैं। उसमें भी आज भी हम देखते हैं कि महिला के विरुद्ध क्रूरता होती है, दैट इज क्राइम्स आर बेस्ड ऑन सेक्स, दैट इज सेक्सुअल ऑफेंसेस है, फिर बाल विवाह है। तो ये अनेक तरह के इश्यूज, ये अनेक तरह के गैप्स, अनेक तरह की असमानताएं हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये जो लैंगिक असमानता है, ये सेक्सुअल इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, आई नॉट से सेक्सुअल इनइक्वालिटी बट द जेंडर इनइक्वालिटी व्हिच इज देयर, ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये
जिस वजह से है उसमें हमें परिवर्तन करना है। अभी जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन कोई रातों रात होने वाली चीज है नहीं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की बात जब होती है तब हम सबसे पहली बात करते हैं अपनी मानसिकता की। तो पहला चेंज यहाँ पे होना है, जब यहाँ पे वो चेंज होता है तब वो अपनी एक्शन में और अपनी कृति में उसका चेंज होगा। और ये मानसिकता जो होती है ये हमारे लिए इतनी रिजिड हो जाती है या इतनी फिक्स्ड होती है कि उसको दूर करना, वो चेंज को एक्सेप्ट करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड उसी की कोशिश में हम इतने साल लगे हुए हैं कि ये मानसिकता चेंज करें। ये मानसिकता चेंज होगी अगली साइड, तभी हम लोग ये जो सामाजिक परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन कर सकेंगे। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की जब भी बात होती है तो हम जानते हैं कि परिवर्तन, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि पिछला जो कुछ भी प्रथा है जो अच्छी नहीं है उसको हमने पहले बदलना है, वो बदलेंगे तभी सामाजिक परिवर्तन होगा। अभी हम जानते हैं अगली साइड कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, बट परिवर्तन को इन्फ्लुएंस करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो ये 3-4 कारक मेरे दृष्टि से है। एक है तकनीकी विकास। अब तकनीकी विकास जब होता है तो हमारा जीवन काफी सरल हो जाता है, उसे हमारा जीवन थोड़ा कंफर्टेबल होता है, थोड़ा आरामदायी होता है। बट मैं अगर दूसरे दृष्टि से कहूँ तो वो अपने आप ही, वो डेवलपमेंट जो होती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो अपने आप ही हमारे सामने कुछ सवाल भी उत्पन्न करती है। कुछ वो जो सवाल होते हैं वो सवाल कुछ मॉरल है, कुछ लीगल है, कुछ एथिकल है, ये सारे होते हैं। बट इन सब का समाज पे असर डेफिनेटली होता है और सामाजिक परिवर्तन का ये एक मेजर इन्फ्लुएंस है। सेकंड है विचारधारा में परिवर्तन। जब भी आइडियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तभी भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड ऑल्सो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों का भी बहुत गहरा संबंध है। शिक्षा, हम सब जानते हैं कि एजुकेशन इज की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लास्ट में मैं कहूँगी कानून। अभी जब ये लॉज है, ये लॉज और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। जस्टिस सुब्बाराव कहते हैं कि ये दोनों का 5 तरह का संबंध है। कुछ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो समाज बोलता है एंड कानून में सुधार होता है, कुछ कानून में सुधार होता है इसलिए समाज बदलता है, कुछ दोनों का आपस में कुछ संबंध ही नहीं होता है बट द चेंज टेक्स प्लेस। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज मुझे खास करके इस चीज में जो महिलाओं से, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड जो कानून है उनकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि सामाजिक परिवर्तन है, तो सामाजिक परिवर्तन में 2 चीजें मैंने आपको कही कि एक है कि जो कंसेंसस मॉडल को फॉलो करते हैं समाज भी उसमें इज रेडी फॉर इट एंड द लॉ इज ब्रॉट एंड द चेंज टेक्स प्लेस वेरी स्मूथली। ये तो तब होता है जब हम तैयार होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हम तैयार नहीं हैं, बट वो अच्छा बात भी नहीं है, तो उस प्रथा को हमने बदलना है। जैसे वो कड़वी दवाई होते हैं उस तरह का हमारा लॉ का काम जो है, उस टाइम पे इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच को लेते हुए वो लॉ का काम जो है वो कड़वी दवाई की तरह होता है। पर ये ऐसी जो कड़वी दवाई दी जाती है ना, जैसे हम छोटे बच्चों को कड़वी दवाई देते हैं तो उनको खिलाने के लिए माओं को बहुत परेशानी होती है, उसी तरह ये जो कड़वी दवाई वाले जो लॉज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना भी थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है। कई बार उनको उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चाहिए वैसा उतना सफल रूप से या सफलता से नहीं हो पाता है। जब हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और लॉज की बात करते हैं, और मैंने आपको कहा कि हम लोग एक लॉन्ग वे, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, वो एंड प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक सबसे बड़ी बात हुई है वो है हमारा भारतीय संविधान। जो हमारे भारतीय संविधान आया, वो संविधान ने हमें कई मूलभूत अधिकार दिए
एंड इवन इसकी जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ से ही हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम मूलभूत अधिकारों में पार्ट 3 में जो है उसमें हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो मौलिक कर्तव्य और निर्देशक सिद्धांत है उसमें भी हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। उसी के साथ उसी के साथ एक जैसे मैं आपसे कह रही थी कि राजनीतिक स्तर पे भी हमें प्रतिनिधित्व हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो आए, संशोधन जो आए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये म्यूनिसिपैलिटी पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया, जहाँ पे वो उसमें वो संचालन में उसका उनका सहभाग कर पाए। उसी की तरह 1990 में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की भी स्थापना हुई, जिससे कई बार हम अपनी समस्याएं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के सामने रख सकते हैं। फिर अगर मैं इस तरह अगर आपको दिखाऊं तो इसमें ये कुछ लॉज है जो बेसिक लॉज है हमारे वीमेन के लिए। तो इसमें जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, the pre-conception prenatal diagnostic techniques act, ये फिर the sexual harassment of women at workplace act। ऐसे कहा जाता है, मैं खुद ऐसा मानती हूँ कि the position of women today is very unfortunate at times because the woman finds herself safe nowhere, neither in the mother's womb, nor at her home, nor on the roads, nor at the workplace। So ये प्रोटेक्शन की, ये सिक्योरिटी की एक फीलिंग जो है rather इनसिक्योरिटी की, so to remove all these we are having all these legislations। से जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो लाया गया, तो जो घरेलू हिंसा है उससे सामना करने के लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए ये लेजिस्लेशन लाया गया। जैसे मैं मानती हूँ कि फीमेल फिटिसाइड ये एक बहुत ही हीनस क्राइम है, क्योंकि बिफोर द फीटस कैन सी द लाइट ऑफ द डे दैट फीटस इज किल्ड इन द मदर्स वूम। तो इससे ज़्यादा घृणास्पद, इससे ज़्यादा हीनस क्राइम मुझे नहीं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट दिखता है। सो ये एक्ट जो है इसको रोकने के लिए भी हमने ये प्री नेटल एंड प्री कंसेप्शन PCPNDT एक्ट जिसको हम कहते हैं उसे लाया गया। फिर हम कहते हैं कि हमने अच्छी राइट टू एजुकेशन है हमारा, हमने अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब हम अपने राइट टू लाइवलीहुड भी है हमको, जब हम चाहते हैं कोई जगह पे काम करने के लिए, अगर वहाँ हमारा एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट अगर सेफ ना हो, वहाँ पे अगर हमको अनसेफ फील होता हो, तो हमारी वहाँ जाने की इच्छा नहीं होगी। सो इनडायरेक्टली व्हाट विल हैपन इज कि हमने जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की उस पर हम हमारे पूरे राइट्स का हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। सो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले तो जजमेंट आया जिसको आप सब लोग शायद जानते हो, वो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ विशाखा केस। उसके बाद ही ये जो एक्ट है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एक्ट, जिसको हम पॉश एक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये एक्ट भी लाया गया 2013 में। उसके बाद दो और महत्वपूर्ण एक्ट है, जैसे मैंने आपको PCPNDT एक्ट की बात की, वैसे ही एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अभी ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की भी खासियत ऐसी है कि जिसे हम लोग एबॉर्शन के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो एबॉर्शन जो है ये कई बार होता है, but before this act came into existence, it used to take place illegally क्योंकि that was not allowed legal। तो इसमें महिलाओं की जो हेल्थ होती थी उस पर बहुत बुरा असर होता था। So to curb all these things, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लाया गया। उसके बाद उसमें वो 1960s के एक्ट के बाद आज उसमें काफ़ी संशोधन भी किया गया है। एंड जब मैं जुडिशियल डिसीजंस की बात करूँगी तो एक जो लेटेस्ट जुडिशियल डिसीजन जो है उसकी चर्चा भी मैं उस समय करती हूँ। उसके साथ ही साथ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी है महिलाओं के लिए। फिर एक और एक्ट है, वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें संशोधन लाया गया है 2005 में। और तो ये वाले जो 3 लेजिस्लेशंस है, ये 3 लेजिस्लेशंस खास करके 2000 के
के बाद के लेजिस्लेशन से जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो महिलाओं के संरक्षण के लिए लाया गया है, फिर जैसे मैंने आपको कहा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का एंड पॉश एक्ट की बात तो मैंने आपसे की ही है। उसी के साथ अभी अगर हम लोग जुडिशियल डिसीजंस की तरफ जाते हैं तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए हैं, कई फैसले दिए हैं और हर फैसले में उन्होंने महिलाओं के जेंडर इक्वालिटी को अपहेल्ड किया है। ये कुछ फैसले हैं। सो जैसे विशाखा का केस है, फिर एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। बाकी के ये जो आगे की केसेस है ये तो नए नए केसेस है, हम लोग उसके बारे में जानते ही होंगे, पर ये एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा के केस में खास आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी क्योंकि ये जो केस है ना ये हमारे अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। ये केस है एक एयर होस्टेस का एंड उस समय एयर इंडिया में कुछ रूल्स थे और वो रूल्स मेल्स के लिए अलग थे और फीमेल्स के लिए अलग थे। सो व्हेन दीज रूल्स वर चैलेंज्ड तो उसमें ऐसे दो रूल्स ऐसे थे कि अगर आपको शादी करनी है तो आपको परमिशन देनी है, एक पर्टिकुलर एज तक आप शादी नहीं कर सकोगे एंड उतने के बाद अगर आप शादी करते हो तो यू कैन नॉट बिकम अ मदर, इफ यू बिकम अ मदर देन यू विल हैव टू लीव द जॉब। तो इस तरह के जो उसमें प्रोविजंस थे, ये प्रोविजंस बहुत ही भेदभावपूर्ण थे। सो ये चैलेंज किए गए एंड द सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन दीज प्रोविजंस। उसी तरह ये जो सीबी मुथम्मा का जजमेंट है वो भी एक इंटरेस्टिंग जजमेंट है। सीबी मुथम्मा जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस में थे एंड उन्होंने उस टाइम पे कुछ रूल्स थे। वो रूल्स आज हम सोचेंगे कि ऐसे कैसे रूल्स थे, बट उस समय ऐसे रूल्स थे वही कि अगर वो आपको शादी करनी है, आपको ना फीमेल एम्प्लॉय को अगर शादी करनी है तो परमिशन देनी होगी, बट यही रूल्स क्या मेल एम्प्लॉयज के लिए थे? नो। सो क्योंकि उस समय ऐसी सोच थी कि क्या सोच से वो रखे थे तो महिलाओं को अगर शादी करेंगे तो फिर उनका वो अपना पूरा समय नहीं दे पाएगी अपनी जॉब में, इसलिए दैट वर द रूल्स बट दे वर वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हेन दीज रूल्स वर चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ सो दे वर आल्सो स्टक डाउन। ये जो लास्ट के दो केसेस है ये तो आप जानते ही होंगे, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो लेटेस्ट केस है, ट्रिपल तलाक वाला जो केस है। उसके बाद इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वाला जो केस है वो भी आप लोगों के ध्यान में है, जिसको आप लोग सबरीमाला केस के नाम से जानते हैं। सो ये सारी केसेस तो एकदम बहुत चर्चा में भी रही है और हम सब लोगों ने उसको बहुत अच्छे से जाना भी है। सो हम इन केसेस के बारे में जानते हैं। ये केस है जिसके बारे में मैं कह रही थी कि ये तो डाउरी डेथ है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो दवाई है ना, कड़वी दवाई के तौर पे हमने कोई बार कुछ लॉज लाने होते हैं, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है ना ये उस तरह का एक कड़वी दवा है। उसकी उतनी इम्प्लीमेंटेशन जो है कई बार नहीं हो पाता है। सो इसीलिए एकदम लेटेस्ट में लास्ट ईयर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ इज एन ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी। सच ऑफेंसेस हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। उसी के साथ नेक्स्ट जैसे मैं आपसे कह रही थी कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है दैट हैज बीन ब्रॉट एंड उसमें कई संशोधन भी किए गए। अभी लेटेस्ट में सितंबर महीने में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच ने ये एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बहुत कैटेगरिकली कहा कि डिप्राइविंग वीमेन ऑफ ऑटोनॉमी नॉट ओनली वुड ओवर देयर बॉडीज बट आल्सो ओवर देयर लाइव्स वुड बी एन अफरंट टू देयर डिग्निटी। सो केवल महिला का ही उसके शरीर पर अधिकार होता है और इस सवाल पर कि क्या वह गर्भपात करना चाहती है अंतिम निर्णय लेने वाली महिला ही होती है। सो दिस वाज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कही है कि जो एक्चुअली एक्ट में मैरिड वुमेन एंड अनमैरिड वुमेन के लिए अलग प्रोविजंस दी है, बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगरिकली कहा है कि ये जो चेंज है या अगर ये जो वर्ड्स है ये बहुत कृत्रिम डिफरेंस है।
से अदालत ने माना है कि विवाहित और एकल महिलाओं के बीच कृत्रिम अंतर संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है और यह कि कानून में लाभ एकल और विवाहित महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से विस्तारित है. So thereby, this is a landmark judgment because here they are treating both the married and the unmarried women at par when it comes to the termination of pregnancy. और अभी मैं मेरी लास्ट स्लाइड पे जाना चाहती हूँ कि एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के ढांचे के भीतर हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति करना है. और जैसे कि हमने अभी काफ़ी चर्चा की जिसमें हमने जो महिलाओं के लिए कानून है और जो न्यायालय ने दिए हुए फैसले हैं उनको जब हम देखते हैं तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कानून और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों की मदद से हम सामाजिक परिवर्तन डेफिनेटली ला पाएंगे. एंड ये जो जेंडर इक्वालिटी का जेंडर इक्वालिटी हमने चाहिए एसडीजी में, हम वो गोल भी हासिल कर पाएंगे. इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में प्लीज कि किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमजोर हो क्योंकि एक औरत हो. इसी शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी.